हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RK अकेडमी एंड कोचिंग सेंटर में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 12 के आरोह भाग 2 के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है बाजार दर्शन, जिसके राइटर हैं जैनेंद्र कुमार जी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पाठ के बारे में, यानी अब हम लोग देखते हैं कि पाठ में क्या दिया गया है, पाठ की रूपरेखा क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखक जैनेंद्र कुमार ने अपने पाठ के माध्यम से संदेश दिया है कि व्यक्ति को कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। जो लेखक है इस चैप्टर के, ठीक है, वो है जैनेंद्र कुमार जी। कौन है? जैनेंद्र कुमार जी। उन्होंने अपने इस पाठ के माध्यम, जो बाजार दर्शन है, इस पाठ के माध्यम से संदेश दिया है कि व्यक्ति को कभी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। फिजूल खर्ची का अर्थ है कि जो व्यर्थ में चीज़ों को खरीद लाते हैं या बिना मतलब के पैसे बर्बाद करते हैं, उसे कहते हैं फिजूल खर्ची। फिजूल का मतलब व्यर्थ, खर्ची का मतलब खर्च करने वाला। तो व्यक्ति को कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार बाजार की वस्तुओं को देखकर मन आकर्षित होता रहता है। जैसे अगर हम कभी बाजार जाते हैं तो हम किसी भी वस्तु यानी जो भी चीज़ खरीदने जाते हैं उसको देखते ही रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसे देख देख कर आकर्षित होते हैं, यानी सोचते हैं कि इसको भी ले लिया जाए घर पर, इसको भी घर पर लेकर रख दिया जाए। हमें बाजार से सोच समझकर चीज़ों को खरीदनी चाहिए। उनके अनुसार जिस चीज़ की हमें ज़रूरत हो उसी चीज़ को सबसे पहले सोच समझकर कि हमें क्या खरीदना है, फिर सोच समझकर चीज़ों को खरीद लेना चाहिए। फालतू में व्यर्थ की चीज़ों को नहीं करना चाहिए। जिसकी हमें सही तौर पर आवश्यकता हो, यानी जिस चीज़ का हमें यूज करना हो उसे ही खरीदना चाहिए। जो हमें यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, जिसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में नहीं है, उसे नहीं खरीदना चाहिए। कवि के अनुसार ये कहना चाहते हैं कि इंसान को कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लेना चाहिए घर पर जिसकी हमें आवश्यकता ही न हो। उन चीज़ों को लेना चाहिए जो हमें सही मायने में आवश्यकता प्रदान करे। तो ये तो हो गई पाठ की रूपरेखा, पाठ के बारे में कि हमें पाठ में इसी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं हेडिंग लगाते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे कैसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला हेडिंग है उपभोक्तावाद का प्रभाव, यानी उपभोक्ता यानी हम लोग का प्रभाव क्या होता है बाजार के ऊपर। लेखक अपने एक मित्र का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि लेखक जो है वो अपने एक दोस्त यानी उनका एक मित्र है, उनका उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उपभोक्तावाद क्या है। उनके मित्र एक बार बाजार गए और वहाँ की चकाचौंध को देखकर बहुत सारी वस्तुएं उठा लाए। उनके मित्र एक बार बाजार में गए और उन्हें जो चकाचौंध यानी हर वस्तुएं अच्छी लगने लगी और उन्हीं में से बहुत सारी चीज़ों को अपने घर पर उठा ले आए, यानी खरीद कर वस्तुओं को अपने घर में लेकर चले आए। यानी उन्हें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी बहुत सारी चीज़ें उठाकर घर पर लेकर चले आए क्योंकि उन्हें अच्छी लगने लगी थी, देखने में आकर्षित करती थी। इस प्रकार लेखक ने उपभोक्तावाद को स्पष्ट किया है और उन्होंने इसी प्रकार से उपभोक्तावाद को स्पष्ट किया, यानी कहा है कि इसी प्रकार से उपभोक्तावाद काम करती है। अब बाजारवाद का प्रभाव क्या होता है इसको देख लेते हैं। हमने पहले देखा कि अगर आप बाजार जाते हैं और वहाँ से आकर्षित होकर बहुत सारी चीज़ों को खरीद लाते हैं तो उसे कहते हैं उपभोक्तावाद। अब देखते हैं बाजारवाद का प्रभाव क्या होता है। बाजार का उदाहरण देते हुए लेखक ने किसी दूसरे मित्र का उदाहरण दिया कि, अब देखिए उन्होंने पहले मित्र का उदाहरण दे दिया, अब दूसरे मित्र का उदाहरण देते हुए क्या कहते हैं, वह बाजार में दिन भर घूमने के बाद भी कोई वस्तु न खरीद सकते हैं।
कोई वस्तु न खरीद सके। न का मतलब दिन भर घूमे, ठीक है, पर उन्हें कोई वस्तु समझ में नहीं आया कि हम क्या खरीदे। पहले मित्र थे जो उनके, तो उन्हें एक सामान लेने गए थे पर बहुत सारी चीज़ें लेकर चले आए। लेकिन दूसरे मित्र जो थे वो पूरा दिन भर घूमते रहे पर उन्हें कोई सामान अच्छा लगा ही नहीं और एक सामान भी खरीद कर घर पर नहीं ला पाए। इसका कारण जानने का प्रयास किया तो बताया कि उसे सब कुछ बाजार में पसंद आया है। जब लेखक उनका कारण जानना चाहे कि आप क्यों नहीं खरीदे कोई भी सामान, दिन भर तो बाजार में ही थे, तो उन्होंने कहा कि हमें बाजार में सब कुछ पसंद है, यानी जो भी मैं देखता हूँ वो मुझे पसंद आ जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर एक चीज़ लाता तो दूसरी चीज़ छोड़नी पड़ती। उनके कहने का आशय है कि अगर मैं एक चीज़ को खरीद लूँगा तो दूसरी चीज़ों को छोड़नी पड़ेगी, यानी हर एक चीज़ तो खरीद नहीं सकते। अब इसी की उधेड़-बुन में कि ये खरीदे, दो चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है, उसी के उधेड़-बुन में हम दिन भर बाजार से कुछ नहीं खरीद पाए, बड़ा तकलीफ हुआ। पर वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, पर उनका जो मित्र था एक भी सामान को छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं खरीद पाए। वो सोचे कि हमें सब कुछ खरीदना है, पर एक भी सामान छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए कुछ भी नहीं खरीद पाए। लेखक ने स्पष्ट किया है कि जब तक हमें आवश्यकता का ना पता हो तब तक हमें कोई सामान नहीं खरीद सकते। लेखक का कहना का आशय यह है कि अगर आपको सही मायने में आवश्यकता होगी किसी चीज़ को, तभी हम कोई सामान खरीद पाएंगे। यानी हमें कोई भी आवश्यकता का मतलब हमें जब किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तभी हम सामान को खरीद सकते हैं, अन्यथा नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं लेखक के विचार। लेखक इस संदर्भ में क्या कहना चाहता है कि हमें बाजार से क्या खरीदना चाहिए, क्या चीज़ें को लेनी चाहिए। लेखक के अनुसार खरीदारी खाली जेब और भरी जेब दोनों से किया जाता है। अब देखिए, लेखक के अनुसार जो खरीदारी होती है वो खाली जेब से होती है और भरी जेब। इसके मतलब क्या हुआ? खाली जेब का मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई रुपया नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं है, ठीक है, तब आप अगर बाजार जाते हैं। और भरी जेब का मतलब है कि आपके पास पैसा रुपया सब कुछ है, तब आप बाजार जाते हैं। यानी आप थोड़ा सा यहाँ पर खाली जेब का आशय है कि गरीबी से दिखा सकते हैं, और भरी जेब का मतलब अमीरी से दिखा सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर आपका जेब खाली है यानी आपके पास पैसे की कमी है, तो आपका मन कहता है खरीदारी करने को। तब आपका जो मन है वो कहता है कि चलो खरीदारी कर लिया जाए। यानी जैसे हम लोग छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, ठीक है, गरीब बच्चों को देखते हैं, ठीक है, कभी कभी बाजार में, मेलों में, ठीक है, अक्सर मेलों में, तो वहाँ पर जो बच्चे होते हैं कुछ नहीं खरीद पाते हैं, तो उनका मन क्या करता है कि ये खिलौना ले लूँ, ये मिठाई ले लूँ, ये चीज़ें ले लूँ, ठीक है, ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। पर आपका जेब भरी हुई है। जब आपका जेब भरी हुई का मतलब जब आपके पास पैसा पूरा भरपूर रहता है, पर आपका मन भरा हुआ नहीं है। पर आपका भरा हुआ मन मतलब कि आप संतुष्ट नहीं है कि क्या खरीदे क्या न खरीदे, ठीक है, या किसी से क्रोधवश है, ठीक है, तो आप व्यर्थ की खरीदारी कर देंगे। तब कभी कह रहे हैं कि अगर आपके पास धन है, पैसा है, आपका मन ही भरा हुआ नहीं है, यानी आप अच्छे नहीं हैं, ठीक है, आप अच्छे नहीं का मतलब कि आप को पता नहीं है कि हमें क्या खरीदना चाहिए, तो आप व्यर्थ की खरीदारी कर देंगे। यानी जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होगी उसे भी खरीद देंगे। आगे देखते हैं, लेखक के अनुसार मनुष्य को सबसे पहले देख लेना चाहिए कि उसे क्या खरीदना है। लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य को सबसे पहले देखना चाहिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, हमें सबसे पहले क्या खरीदना है, फिर उसके बाद उसको
खरीदारी को करना चाहिए। ठीक है, बाजार की चकाचौंध व्यर्थ की चीज़ें खरीदवाने को मजबूर करती हैं। लेखक कह रहे हैं कि जो बाजार की चकाचौंध है, यानी जब हम लोग बाजार में जाते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ आकर्षित लगती है, और अगर आपके पास पैसा है तो आप व्यर्थ की चीज़ों को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। यानी जो आपकी काम की न हो उसे भी आप खरीदने को विवश हो जाते हैं कि ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ, ऐसा कवि का मानना है। अब देखते हैं जीवन की श्रेष्ठता, कि एक मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, मनुष्य का जीवन किस प्रकार से होना चाहिए कि श्रेष्ठ बने। ठीक है, श्रेष्ठ का मतलब दूसरों से अलग हो। ठीक है, यहाँ ऊंच नीच का भाव नहीं है, यानी दूसरों से अलग अच्छे कार्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेखक के अनुसार जीवन लंबा के बजाय श्रेष्ठ एवं महान होना चाहिए। लेखक कह रहे हैं कि हमारा जीवन लंबा न होकर महान होना चाहिए। लंबा का मतलब बहुत साल, 100 साल जिए, लेकिन जीवन में कुछ आपको नहीं मतलब अनुभव है, नहीं आपको लोग जानते हैं, आप बस खाली नाम के आदमी हैं, तो बेकार है जीवन। ठीक है, ऐसा लेखक का मानना है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि चूड़ बेचने वाले भगत जी का, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि हमारे मोहल्ले के एक भगत जी चूड़ बेचते हैं। चूड़ का मतलब होता है चूरन बेचने वाले। ठीक है, उनके अनुसार भगत जी का आदर्श जीवन है। कवि कह रहे हैं जो भगत जी है उनका जीवन कैसा है, आदर्श जीवन है, यानी दूसरों के लिए वे प्रेरणा स्रोत है। वे अपने धन के लिए बेचते तो मालामाल हो जाते। कवि कह रहे हैं कि उनका चूड़न इतना प्रसिद्ध है, इतना कीमती है कि अगर वे केवल अपने पैसे के लिए बेचते, पैसे का मतलब कि जो चूड़न है उसे पैसे ले लेकर सबसे दुगनी तिगनी रकम ले लेके अगर उसे बेचते तो मालामाल हो जाते, यानी अमीर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। पर उन्होंने क्या किया, चलिए देखते हैं। पर वे केवल चूड़ तब तक बेचते जब तक कमाई 6 आने तक की नहीं हो जाती, यानी जब तक वो तभी तक चूड़न को बेचते थे जब तक उनकी 6 आने की कमाई न हो जाती थी। यानी सुबह से निकलने बैठे तो उनकी 6 आने की कमाई हो जाती थी, तो क्या करते थे, इसके बाद वे चूरन बालकों के बीच बिना पैसे के बांट देते। यानी जब 6 आने, यानी उनके जीविका के लिए 6 आने बहुत थे, तो इतनी कमाई हो जाती थी तो वो फ्री में बच्चों को बांट देते थे कि चूरन खा लो, चूरन खा लो। भगत जी को लेखक विद्वान मानता है। ठीक है, विद्वान मानता है, विद्वान हम लिख दिया है, विद्वान होगा। ठीक है, भगत जी को लेखक विद्वान मानता है, व्यवहारिक दृष्टि से न कि किताबी ज्ञान से। यानी जो भगत जी हैं वे पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, उनको किताबी ज्ञान उतना नहीं है, फिर भी उन्हें लेखक विद्वान मानता है। ठीक है, क्यों, व्यवहारिक दृष्टिकोण से, यानी उनका व्यवहार इतना अच्छा है, इतना कुशल है कि उन्हें विद्वान मानता है। उनके अनुसार भगत जी को बाजार आकर्षित नहीं कर पाता है। कवि कह रहे हैं कि भगत जी भी बाजार जाते हैं पर बाजार उन्हें आकर्षित नहीं कर पाता, यानी बाजार की चीज़ें से वो भ्रष्ट नहीं हो पाते कि हमें सब कुछ खरीद लेना चाहिए। आगे देखते हैं, बाजार की सार्थकता, यानी बाजार में क्या क्या सार्थक चीज़ें हो सकती हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बाजार की सार्थकता तभी तक है जब व्यक्ति को पता चले कि उसे कब, क्या और कौन सी सामान खरीदना है। कवि के कहने का आशय है कि जब तक व्यक्ति को पता चलता है कि हमें कब बाजार जाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें खरीदना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों को हमें लेनी है, जब तक ये हमें पता नहीं चलेगा तब तक हमें ज्ञान नहीं होगा कि हम क्या चीज़ें बाजार की सार्थकता है। लेखक ने अपने 2 मित्रों का उदाहरण देते हुए बताया कि किस प्रकार से वे बाजार के अर्थशास्त्र में फंस गए हैं। जैसे एक मित्र गए तो कुछ
कुछ सामान लेना था लेकिन बहुत सारी चीज़ें ले आए। लेकिन दूसरे मित्र गए बाजार में तो वो उन्हें बहुत सारी चीज़ें पसंद आई, पर वो लेना सबको चाहते थे, पर इस कारण वे एक भी सामान नहीं ले पाए। कवि के कहने का आशय यह है कि इंसान को पैसे बचाना सीखना चाहिए। जो चीज़ की सही मायने में आवश्यकता है उसे लेना चाहिए, न कि सब चीज़ों को लेकर बढ़िया आसान कर देना चाहिए। यही आज का हमारा टॉपिक है और यही हमारा ख़त्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।